Good morning, everyone. This is chapter 1. You have told me that we are not doing any economics. So I am going to teach you first chapter of economics, and chapter is the story of village Palampur. So first of all, we have to introduce this village, that which are the facilities of this village, or what are the main points related to village for such type. So now we are going to understand about पालमपुर. इस कहानी का उद्देश्य है कि प्रोडक्शन के जो प्रक्रियाएं होती हैं, उत्पादन में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से हम खेती करते हैं या अन्य काम करते हैं गांव में. तो इसमें ओवरऑल ये समझाया जा रहा है कि एक गांव में किस तरीके का माहौल होता है, कैसे लोग अर्निंग करते हैं. इकोनॉमिक्स मीन्स होता है अर्थशास्त्र, अर्थ यानी पैसा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि एक गांव के लोग किस तरीके से गांव में रह करके अर्निंग करते हैं, कमाई करते हैं. तो ये हम समझेंगे एक गांव के उदाहरण से, और जिस गांव का नाम है पालमपुर. एक काल्पनिक गांव है, हाइपोएथिकल गांव. फार्मिंग जो है वो पालमपुर में मुख्य क्रिया है जो लोग करते हैं, जबकि कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं स्मॉल स्केल पर, यानी कम पैमाने पर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी और ट्रांसपोर्ट. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ये जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हें अलग अलग तरह के संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, और वो संसाधन दो तरह के होते हैं. कुछ नेचुरल रिसोर्स होते हैं, कुछ मैन मेड रिसोर्स होते हैं. नेचुरल रिसोर्स जैसे कि एयर, वाटर, लैंड. मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी, ये सब हमें चाहिए होता है जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं पैसे कमाने के लिए. तो जैसा कि हम पालमपुर की स्टोरी में पढ़ रहे हैं, हम ये सीखेंगे किस तरीके से संसाधनों को जोड़ करके इच्छा के अनुसार सामान बनाया जाता है या फिर सर्विस दी जाती है गांव में रह करके. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ पालमपुर के बारे में. पालमपुर एक अच्छे से जुड़ा हुआ गांव है जो कि आसपास के गांव और कस्बों से अच्छे तरीके से कनेक्टेड है. रायगंज एक बड़ा गांव है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, और ऑल वेदर रोड यानी पक्की सड़क है रायगंज से पालमपुर के लिए. और पास में ही एक छोटा कस्बा है शाहपुर. कई तरह के ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन जैसे कि टांगा, बोगी, बुलक कार्ट, ये गुड़ से लदा हुआ वाहन, ये सारी चीज़ें रास्ते में आपको, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक, ये सब कुछ रास्ते में मिलता है. अब जो गांव है उसमें लगभग 450 फैमिलीज़ हैं जो कि अलग अलग कास्ट की हैं. 80 फैमिलीज़ अपर कास्ट की हैं जो गांव के बहुमत हैं, मतलब सबसे ज़्यादा परिवार जो हैं 80 फैमिलीज़ हैं अपर कास्ट की. और इनके पास गांव में ज़मीन बहुमत में है, मतलब इन्हीं 80 हैं तो 450 परिवार, लेकिन इन 80 परिवारों के पास ज़्यादातर ज़मीनें हैं, और बाकी की जो ज़मीनें हैं वो छोटे छोटे पैमाने पर सबको बटी हुई हैं. कुछ के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है. इनके घर पक्के बने हैं ईंटों से और प्लास्टर से. और जो एससी हैं, दलित हैं, वो 1/3 जनसंख्या है पूरे 450 की, यानी लगभग 150 हैं. और गांव के एक कोने में वो रहते हैं जिनके घर कच्चे बने हैं मड और स्ट्रा से. ठीक है, तो अधिकतर घर जो हैं उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं. इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आती है, जिसकी वजह से खेतों में ट्यूबवेल्स हैं, और छोटे छोटे कुछ बिजनेस भी लोग कर लेते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है. पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया हॉस्पिटल है PHC, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज होता है. ये जो डिस्क्रिप्शन आपको पूरा दिखाया गया है पालमपुर के बारे में, इसमें फुल कनेक्टेड जो है रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर है. इन सारी सुविधाओं की तुलना आप अपने गांव से करके देखिए, क्या आपका गांव किस कैटेगरी में है. इसमें स्टोरी ऑफ पालमपुर जो है वो एक काल्पनिक गांव है, और हम इसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अलग अलग पहलू के बारे में बात करेंगे. गांव में हम देखेंगे पूरे भारत में जो गांव होते हैं उनमें किसानी ही या खेती ही मुख्य क्रिया होती है,
और दूसरी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग। तो हम इन दोनों पहलुओं पर बात करेंगे और देखेंगे इन दोनों से प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। अब यहाँ हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन का संगठन, कैसे हम उत्पादन करते हैं। मुख्य उद्देश्य जो उत्पादन का होता है वो होता है गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करना, जो कि हम चाहते हैं। 4 तरह की रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरतें होती हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि गुड्स और सर्विस को उत्पादन के लिए। तो पहली ज़रूरत होती है लैंड। लैंड चूँकि एक नेचुरल रिसोर्स है और इसी की तरह कई और नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कम मात्रा में। लैंड तो चाहिए ही चाहिए हमें उसमें काम करने के लिए, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। दूसरी ज़रूरत है लेबर यानी श्रम, मेहनत, वो लोग जो काम करेंगे। तो कुछ में जो है हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए, जैसे HR पोस्ट के लिए, MD पोस्ट के लिए, जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए। तो इस तरीके से हमें कुछ तो स्किल्ड चाहिए और कुछ अनस्किल्ड चाहिए जो मेहनत वाला काम करते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। अब पूंजी जो है वो 2 तरह की होती है, एक फिक्स्ड और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल आपकी वो होती है जो एक बार आपने परचेज़ कर लिया और उसका आप एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, मशीनें हैं, ये सब फिक्स्ड कैपिटल होती हैं। वर्किंग कैपिटल वो होता है जिसका आपने एक बार यूज़ कर लिया, जैसे आपने बिस्किट की फैक्ट्री मान लो डाली, तो आपने क्या किया, पहले गेहूँ लिया, उससे मतलब आटा बनाया या मैदा बनाया, मैदे से फिर बिस्किट बनाया। तो इस तरीके से जो आपने गेहूँ लिया था उतने का तो बिस्किट बन गया। अब वो आप एक ही बार बेच देंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, काम खत्म। लेकिन जो मशीनें आपने इसमें यूज की, वो मशीनों का आप अगली बार फिर से उपयोग कर सकते हैं, तो इसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। एक चौथी भी ज़रूरत होती है, और चौथी ज़रूरत होती है फिजिकल कैपिटल के अलावा, दिस डेज इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तस्वीर में आप देखिए, एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ लेबर और मशीनें हैं। हर प्रोडक्शन के लिए ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए और ह्यूमन कैपिटल चाहिए। इसी को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा पालमपुर के, कि उत्पादन के लिए पहले जो 3 फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और सुविधा के लिए हम इनको फिजिकल कैपिटल को एक कैपिटल मान रहे हैं इस चैप्टर में। पूरे फिजिकल कैपिटल को कैपिटल मान करके चलेंगे। अब हम आ रहे हैं अगले पॉइंट में, फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में। 75% जो लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं खेती पर और अपनी जीविका चला, तो किसान हैं या तो फिर किसान लेबरर्स हैं। तो मैं बता रहा था कि 75% जो लोग हैं वो अपनी जीविका के लिए किसानी का काम करते हैं। ये किसान हो सकते हैं या फिर खेत में काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं। और ये लोग जो हैं खेती में उत्पादन से बिल्कुल जुड़े होते हैं ज़मीनी स्तर पर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि प्रोडक्शन जो खेती का होता है वो कई बार ज़्यादा बढ़ता जाता है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती जाती है, क्योंकि लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या अनुसार खेत भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो खेती के अधीन जो क्षेत्र था वो फिक्स था पालमपुर में। भाई ऐसा हुआ था कि 1960 में पालमपुर गांव था तो उसमें खेती के क्षेत्र में कोई फैलाव नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो कुछ वेस्ट लैंड थे गांव में, जो बर्बाद ज़मीन थी, उसको भी इन्होंने खेती के ज़मीन के रूप में बदल लिया। अब कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं थी जिसमें खेती का एरिया बढ़ाया जा सके, ठीक है। अगले ब्लू पैराग्राफ में लिखा है कि खेती का जो यूनिट होता है नापने का, उसे हम हेक्टेयर में नापते हैं, और 1 हेक्टेयर में 100 मीटर इंटू 100 मीटर यानी 100 बाई 100 मीटर का एरिया होता है, लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर। तो अपने खेत को 1 हेक्टेयर में कंपेयर करके देखिए कि कितने हेक्टेयर होता है जो भी आपके पास अगर खेत हैं।
इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या कोई ऐसा तरीका है कि एक जैसी ज़मीन दो लोगों के पास हो और एक व्यक्ति ज़्यादा उसमें खेती कर ले, एक व्यक्ति कम खेती कर पाए? तो हाँ, ऐसा तरीका होता है। अगर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाएं, वो तब आप उगा पाएंगे जब आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो पालमपुर का गांव जो है वो उत्तर प्रदेश का एकदम पश्चिमी गांव की तरह है। मतलब इसमें जो जितनी भी ज़मीन है पालमपुर में, कोई ज़मीन बेकार नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं, रैनी सीज़न में यानी खरीफ के सीज़न में 3 तरह की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो खरीफ के सीज़न में जो किसान होते हैं वो ज्वार और बाजरा उगाते हैं, और इन पौधों का उपयोग वो जानवरों को चराने में करते हैं। और फिर इसके बाद पोटैटो यानी आलू उगाते हैं अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। और सर्दी के सीज़न में रबी की फसल उगाते हैं जिसमें कि गेहूँ बोते हैं। गेहूँ का जो उत्पादन होता है, पर्याप्त गेहूँ ये अपने परिवार के खर्च के लिए रख लेते हैं, और बाकी का गेहूँ ये रायगंज की मार्केट में जा कर के बेच देते हैं। ज़मीन का एक हिस्से में ये गन्ना उगा लेते हैं जो कि साल में एक बार काटा जाता है, और गन्ना जो है उसको इसके रॉ फॉर्म में या फिर गुड़ के फॉर्म में ये बना करके शाहपुर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो ये हो गई खेती से संबंधित चर्चा। अब यहाँ पर ध्यान में आपने देखा कि 3 फसल उगा ली एक ही समय, तो उसका मुख्य कारण फसल उगाने की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सिंचाई। चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले आ चुकी थी तो सिंचाई के साधन भी अच्छे थे। पहले पर्शियन व्हील्स से सिंचाई होती थी, आपने देखा होगा पहले की किताबों में। और अब जो है ट्यूबवेल थे, तो जिससे कम समय में ज़्यादा एरिया सींचा जा सकता है ट्यूबवेल के माध्यम से। जो पहले कुछ ट्यूबवेल थे वो सरकार ने लगवाए थे, और जल्दी जो किसानों के पास पैसा आता गया वो ट्यूबवेल लगवाते गए। अब अगले ब्लू ब्रैकेट में ये बताया गया है कि सारे गांव जो इंडिया में हैं उनमें सिंचाई का अच्छा असर नहीं है। कहीं पर बाढ़ से प्रभावित मैदान है, और कहीं पास अच्छे सिंचाई के क्षेत्र हैं। इसका उल्टा जो प्लेट्यू रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू जैसे, वहाँ पर सिंचाई कम मिल पाती है। तो जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है देश का, उसमें 40% से कम क्षेत्र जो है उसमें सिंचाई मिल पाती है सही तरीके से। बाकी के मामलों में खेती जो किसानी है वो बारिश पर डिपेंडेंट होती है। अब आगे बताया गया है 1.3 फिगर के ऊपर कि अगर आपको एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप उगानी है एक ही ज़मीन पर, तो इसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। और ये सबसे आम तरीका है जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है एक ही ज़मीन के टुकड़े में। सारे जो किसान होते हैं पालमपुर के, वो लगभग 2 मुख्य फसलें कम से कम तो उगाते ही हैं, और पोटैटो को थर्ड क्रॉप के रूप में पिछले 15 से 20 सालों तक उगा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में 3 पेज मैंने आपको पढ़ा दिए। इसको आप पढ़ लें। कोई क्वेरीज हो आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। थैंक यू।